तो आज हम भारत के प्रधानमंत्री शुरू करते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अब तक कौन कौन, कब से कब तक, कैसे कैसे, क्या क्या बने, उनकी बात करते हैं। ठीक है। भारत आज़ाद होता है 1947 में, प्रधानमंत्री 1947 में बनते हैं। संसद के चुनाव हालांकि 1952 में हुए पहली बार, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री पद की शुरुआत 1947 से हो जाती है। पहले से लेकर देखिए अब तक के प्रधानमंत्री कौन कौन, कैसे कैसे, कौन कौन बने और उन प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में क्या क्या मुख्यतः काम हुए, मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे, हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री कब से कब तक बने? 1947 से 1964 तक। 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक रहे और 27 मई 1964 को पद पर रहते हुए ही उनकी डेथ हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पे जो बात आपको याद रखनी चाहिए, पहली बात यह कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। दूसरी बात यह कि सबसे लंबी अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे, लगभग 17 वर्ष। भारत के पहले ही विदेश मंत्री भी थे और इन्होंने विदेश मंत्रालय हमेशा अपने पास रखा। और विदेश मंत्री थे तो भारत की विदेश नीति के निर्धारक भी यही थे। और भारत की विदेश नीति पर, आपने विदेश नीति पढ़ी है क्या? भारत की पढ़ा थी क्या दौलत सर ने? उस पर नेहरू का योगदान की बात की ही होगी, चाहे आप गुटनिरपेक्ष की बात करें, चाहे आप तो भारत के पहले विदेश मंत्री। तो विदेश नीति जो भारत की रही उस पर नेहरू का प्रभाव बहुत गहरे रूप से है। उनकी विदेश नीति कैसी विदेश नीति थी? आदर्शवादी विदेश नीति थी। आदर्श, देखिए विदेश नीति दो प्रकार की होती है, आदर्शवादी या यथार्थवादी। आदर्शवादी विदेश नीति किसे कहेंगे आप? ऐसी विदेश नीति जिसमें युद्ध की बात नहीं की जाती, ऐसी विदेश नीति जिसमें शांतिपूर्वक नीतियों की बात की जाती है, सब मिल के रहेंगे आपस में, सभी देश आपस में समझौतों से, संधियों के माध्यम से अपने रिश्ते रखेंगे, ये आदर्शवादी विदेश नीति है। यथार्थवादी विदेश नीति में आपने अगर मार्गेंथाउ का नाम पढ़ा है कभी, आप में से किसी ने राजनीति विज्ञान से एमए की है कभी, किस मार्गेंथाउ का नाम आपने अगर पढ़ा है, तो मार्गेंथाउ यथार्थवादी विदेश नीति लेके आते हैं और वो कहते हैं कि प्रत्येक देश अपने विदेश नीति में दूसरे देशों के साथ जो संबंध रखता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो राष्ट्रीय हित होता है, अपने देश का हित होता है। और उस राष्ट्रीय हित में प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना चाहता है, मतलब संघर्ष चलेगा और संघर्ष युद्ध को बढ़ावा देते हैं, संघर्ष में आपस में खींचतान चलती है। तो मार्गेंथाउ तो ये भी कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में शक्ति के लिए संघर्ष है, हर देश शक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो यथार्थवादी विदेश नीति है। और शक्ति का सीधा संबंध किससे है? हिंसा से है। शक्ति का सीधा संबंध हिंसा से है, संघर्ष से है, मतलब झड़प से है, युद्ध से। आदर्शवादी विदेश नीति संधियों की बात करती है, शांतिपूर्वक नीतियों की बात करती है। तो ये जो नेहरू की विदेश नीति है वो शांति की तरफ की विदेश नीति है, समझ रहे हैं आप? उसकी आदर्शवादी विदेश नीति का अगर आप थोड़ा उदाहरण समझें, आप एक दो उदाहरण मैं आपको दूं, तो जैसे आप सबसे पहला उदाहरण तो उनका समझ लीजिए, पंचशील का समझौता जो हुआ, पंचशील सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। पंचशील 29 अप्रैल 1954 को चीन और भारत के बीच में जो समझौता हुआ, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन की तरफ से चाउ एन लाई, इनके बीच में समझौता हुआ। 5 बिंदुओं पर मुख्यतः बातचीत हुई और जो 5 बिंदुओं पर सहमति हुई उसमें पहला बिंदु कौन सा था? अनाक्रमण, कि दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। दूसरा था हस्तक्षेप, दोनों ही देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा था सम्मान, सम्मान का मतलब दोनों ही देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चौथा था पारस्परिक लाभ, कि दोनों ही देश ऐसी नीतियों का अनुसरण करेंगे और ऐसे कार्य करेंगे जिससे दोनों ही देशों को लाभ हो। और पांचवा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, कि दोनों ही देश एक दूसरे का अस्तित्व स्वीकार करते हुए शांतिपूर्वक नीतियों का पालन करेंगे। ये 5 प्रकार के इन बिंदुओं पर समझौता हुआ 29 अप्रैल
1954 को चीन के तरफ से चाउ एन लाई, ये समझौता हुआ। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया कि भारत और चीन तो भाई भाई हैं। क्यों है भाई भाई? क्योंकि प्राचीन संस्कृतियां हैं दोनों की। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता, चीन में चीन की सभ्यता और प्राचीन सभ्यता है। और भाई भाई होने का एक वजह और ये कि बौद्ध धर्म का उदय भारत में हुआ, भारत में आया बौद्ध धर्म, और वो सबसे ज़्यादा अनुयायी बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा कहाँ है? चीन में है। तो ये भी भारत और चीन को जोड़ता है आपस में, तो दोनों भाई भाई हैं। लेकिन ये भाइयों के बीच में टकराव 1958 में आनी शुरू हुई। अगले 3-4 साल ठीक रहा मामला। 1958 में मामला तब बिगड़ गया जब चीन तिब्बत की तरफ बढ़ता है, और तिब्बत में शासन था दलाई लामा का। लामा का शासन ही था ना, दलाई लामा। आपने फोटो देखी है दलाई लामा की? एक बुजुर्ग से व्यक्ति है ना। 1958 में वो 20 वर्ष के युवा थे, और बौद्ध में वो जो तिब्बतियों के धर्मगुरु थे, चीनी सेना ने उनको पकड़ने की कोशिश की। चीन सरकार ने उनको पकड़ने के लिए चीनी सेना भेजी। वो वहां से बच के निकले और भारत में धर्मशाला में आके रुके। धर्मशाला का मतलब, अरे धर्मशाला नाम का शहर है। धर्मशाला आप रेस्ट हाउस मत समझ लेना। हिमाचल प्रदेश में एक शहर का नाम है धर्मशाला। आप ये मत समझ लेना कि वहां से किसी रेस्ट हाउस में आके रुके थे। धर्मशाला में आके उन्होंने अपना मठ बनाया और भारत सरकार ने उन्हें अनुमति दी। चीन यहां से बिगड़ गया। चीन ने कहा यह हमारा आंतरिक मामला है और आप हमारे आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, मतलब आप इस नीति का, इस समझौते का उल्लंघन कर रहे हैं, इसलिए दलाई लामा को सौंप दीजिए। भारत ने सौंपने से इनकार कर दिया। और यहां से फिर बाद में 1962 में 26 अक्टूबर को देश पे आक्रमण हुआ। भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ। भारत ने चूंकि आदर्शवादी विदेश नीति को अनुसरण कर रखा था, तो हम रक्षा नीति पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे रहे थे कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पहले रक्षा सेनाओं को मजबूत करने से पहले हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अंदर का डेवलपमेंट करें, हम आम आदमी के जीवन में सुविधाओं को बढ़ाएं, हम सड़कों का निर्माण करें, पुलों का निर्माण करें, रेल मार्ग बिछाएं, उद्योगों की स्थापना करें। नेहरू का मूल जोर इस पे था। आप देखेंगे पहली पंचवर्षीय योजना कृषि के विकास पर थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के उसमें थी। तो वो उसके विकास में लगे हुए थे कि हम अंदर से मजबूत होते हैं, पहले रक्षा की बात में बात करेंगे। और चूंकि हमने उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो 1962 में चीन चूंकि शुरू से उस नीति पे काम कर रहा है, तो 1962 के उस युद्ध में हम पीछे रह गए, पराजित हुए। फिर देखिए इन्हीं के कार्यकाल में एक नीति और आप अगर आदर्शवादी विदेश नीति की बात करें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन। आपने बांडुंग सम्मेलन पढ़ा होगा 1955 का। उससे पहले 1947 में ही दिल्ली में एशियाई मैत्री सम्मेलन एक हुआ। बात की क्या आपसे? अनौपचारिक था वो, औपचारिक नहीं था, इसलिए नहीं पढ़ा होगा। एक अनौपचारिक एशियाई मैत्री सम्मेलन बुलाया गया। 1948 में बोगोर सम्मेलन हुआ। 1955 में एक बांडुंग सम्मेलन हुआ। यह मील का पत्थर था। इस बांडुंग सम्मेलन में तीसरी दुनिया के देशों को एकजुट होकर एक अलग ही अपना अलग नीति अपनाने की बात पर जोर दिया गया। बांडुंग इंडोनेशिया में है, एक शहर है। और आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में शीत युद्ध का मामला था। शीत युद्ध, कोल्ड वार। जानते हैं आप शीत युद्ध क्या होता है? क्या होता है? जिसमें लड़ाई होती है? नहीं होती, शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। शीत युद्ध का मामला आप ये समझिए कि जैसा कि घर में पति और पत्नी के बीच में होता है, सबके होता है। वो शीत युद्ध की सबसे अच्छी परिभाषा है कि घर में लड़ाई नहीं है, सीधे प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं है, बस तनाव का माहौल है, शांति से दोनों को ही नहीं रहना है, वो कोल्ड वार है। कोल्ड वार का मतलब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, आप उसकी पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड और फ्रांस एक ही गुट में थे, जिसको आप मित्र राष्ट्र कहते हैं, अलाइड नेशंस कहते हैं। और दूसरी तरफ जो थे वो थे एक्सिस नेशंस, धुरी राष्ट्र, जिसमें आपके जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। ऐसा ही था। लेकिन आप जानते हैं 1917 में लेनिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में क्रांति हुई थी, बोल्शेविक क्रांति, और उसके माध्यम से सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई।
ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा थी और दोनों विचारधाराएं एक दूसरे की विरोधी होती है। दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ये जो चारों देश एक तरफ से लड़ तो रहे थे, दोनों विचारधाराएं एक तरफ हो रही थी, लेकिन वो 3 देश थे जहां पे पूंजीवादी विचारधारा थी, ये एक देश था जहां साम्यवादी विचारधारा थी। तो 1900 इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक घटना हुई जिसमें जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया और बहुत तेज हमला किया, सैनिकों का हमला किया। तो सोवियत संघ जिसके सैनिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लड़ रहे थे, अब यहां पर सोवियत संघ पर दबाव बढ़ गया। तो सोवियत संघ ने अपने मित्र देशों से कहा, अमेरिका से, फ्रांस से और ब्रिटेन से, कि जिस तरीके से जर्मनी सोवियत संघ ये है, जर्मनी यहां पे है, अब जानते हैं ना, जर्मनी ने हमला यहां किया। उस समय यूक्रेन वगैरह सारे सोवियत संघ में थे। जो आप यूक्रेन आप अलग संकट देख रहे हैं ना, वो यूक्रेन उस समय सोवियत संघ का ही हिस्सा था। 1991 में अलग हुए 15 गणराज्य। आप बेलारूस का नाम सुन रहे हैं आजकल, यूक्रेन का नाम सुन रहे हैं आजकल, ये जितने भी नाम सुन रहे हैं ना, मालदोवा है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया, जॉर्जिया, आपके किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जितने भी देश है, कजाकिस्तान, ये तजिकिस्तान, ये सारे के सारे देश हैं, वो सारे किसका हिस्सा थे? सोवियत संघ का हिस्सा थे। तो यहां से हमला किया तो यहां पर दबाव बढ़ा। सोवियत संघ ने अपने मित्र देशों से कहा कि तुम तीनों को मिलकर जर्मनी के इधर से हमला करना चाहिए। दूसरे मोर्चे का प्रश्न, आपने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक शब्द सुना है तो दूसरे मोर्चे का प्रश्न आता है। मतलब जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा, एक मोर्चा यहां पे है, इसके विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दीजिए। तो दूसरा मोर्चा खोलेंगे तो क्या करेंगे? जर्मनी की सेना यहां पर भी भेजनी पड़ेगी उन्हें। जर्मनी का मुख्य ध्यान कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो यहां पर दबाव कम होगा कि नहीं होगा? सोवियत संघ पर होगा, ऐसा होगा। तो सोवियत संघ द्वारा की गई इस अपील पर उन तीनों देशों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि जर्मनी और सोवियत संघ अगर लड़ रहे हैं तो उसमें उनको तीनों को कहीं कोई नुकसान नहीं है। अगर जर्मनी हारता है तो सबसे अच्छा, अगर सोवियत संघ कमजोर हो रहा है उससे तो ये साम्यवादी विचारधारा कमजोर हो रही है, ठीक है। उन तीनों ने चुप्पी साध ली, कोई ध्यान नहीं दिया। इस बात का सोवियत संघ अंदाजा हो गया। सोवियत संघ के उस समय कौन थे राष्ट्रपति? स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। 1924 में बने थे, 1953 तक रहे थे, 53-54 तक रहे थे। तो यहां पर सोवियत संघ खार खा के बैठा था उस बात से। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे समाप्त हुआ, शीत युद्ध शुरुआत होगी। और शीत युद्ध की शुरुआत कब से होती है? जब चर्चिल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, अमेरिका जाते हैं और वहां पे एक जगह है फुलटन, एक शहर का नाम है, छोटा शहर है फुलटन। फुलटन नामक शहर में वो भाषण देते हैं एक, और उस भाषण में वो कहते हैं कि हम लोगों ने मिलके, अमेरिका और ब्रिटेन ने, हम लोगों ने मिलके पूरी दुनिया को एक प्रकार की तानाशाही से बचा लिया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। कौन सी तानाशाही? हिटलर की तानाशाही, नाजीवादी तानाशाही। उस एक प्रकार की तानाशाही के संकट से पूरी दुनिया की हमने रक्षा की है। लेकिन इस समय पूरी दुनिया एक दूसरी प्रकार की तानाशाही से एक तरीके से हावी होने की कगार पे है। संकट, एक और प्रकार की तानाशाही, वो पूरी दुनिया पे खतरा है उस तानाशाही का। कौन सी तानाशाही की बात कर रहे थे वो? साम्यवादी तानाशाही, सोवियत संघ की बात कर रहे थे। और उस तानाशाही से पूरी दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर से अमेरिका और ब्रिटेन को लेनी चाहिए और दोनों को मिलकर उस तानाशाही का सामना करना चाहिए। तो आंग्ल अमेरिकी गठबंधन का होना जरूरी है। ये उन्होंने आंग्ल अमेरिकी गठबंधन की बात की। और यहां से जो उन्होंने इस भाषण में जिस उग्र तरीके से ये बात रखी, सोवियत संघ के सीधे सीधे खिलाफ थी, साम्यवादी विचारधारा के सीधे सीधे खिलाफ थी। अपने आप को पूंजीवादी बता रहे थे, उनको साम्यवादी बता रहे थे। यहां से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। शुरुआती बिंदु यह था। पूरी दुनिया दो गुटों में बंटी। और देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ही वैश्विक परिस्थिति को आप देखेंगे तब आप पाएंगे कि इस वैश्विक परिस्थिति में तीसरी दुनिया के जो देश थे, खासतौर से अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका, लैटिन अमेरिका जिसको आप कहते हैं, उसके अधिकांशतः देश आजाद हो रहे थे, स्वतंत्र हो रहे थे। भारत भी उसी कड़ी में हुआ आजाद। अधिकांशतः देश आजाद हो रहे थे और दोनों ही गुट इस बारे में
चाह रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा देश उनके गुट में शामिल हो, उनको सहायता दे रहे थे, आर्थिक सहायता, लोभ दे रहे थे, लालच दे रहे थे, हमारी तरफ आ जाओ आप, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और इस कोशिश में दोनों लगे हुए थे, तो इससे शीत युद्ध में और ज्यादा क्या आ रहा था, उबाल आ रहा था, शीत युद्ध और ज्यादा तनावपूर्ण स्थितियां हो रही थी। तो इस स्थिति में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू ने एक तीसरा विकल्प और रखा तीसरी दुनिया के देशों के सामने, कि आपको इन दोनों ही तरफ जाने की जरूरत नहीं है, हमें न साम्यवादी विचारधारा में जाना चाहिए, न पूंजीवादी विचारधारा में जाना चाहिए, ना हमें सोवियत संघ के खेमे में जाना चाहिए, ना हमें अमेरिका के खेमे में जाना चाहिए, बल्कि हमें अपनी स्वतंत्र विदेश नीति रखते हुए दोनों से अलग रहकर अपनी गुट निरपेक्ष नीति, गुट निरपेक्ष मतलब दोनों गुटों से कोई मतलब नहीं, दोनों ही गुटों में शामिल ना होते हुए गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाना चाहिए। नॉन अलाइनमेंट, बांडुंग सम्मेलन से यह विचार शुरू हुआ मोटे तौर पे, और आगे जाके इस विचार की परिणति होती है 1961 में, जब युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ। युगोस्लाविया के राष्ट्रपति कर्नल टीटो, मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो थे कर्नल नासिर, और इसके अलावा इंडोनेशिया के सुकर्ण और घाना के एनक्रुमा और भारत के नेहरू, इन 5 लोगों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें, जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की दिशा में और एक इस नीति को अपनाने पर जोर दिया, इसे स्थापित किया। भारत में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1983 में हुआ, 7वां सम्मेलन नई दिल्ली में, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। ठीक है, तो चलिए गुट निरपेक्ष आंदोलन की हमने बात की, फिर देखिए तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसमें पंचशील समझौते की हम बात कर लेंगे, इसमें हम गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात कर लेंगे, और इसके अलावा क्या, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, पहले ही प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, गोवा को भारत में विलय इन्हीं के समय में हुआ 1961 में, आप जानते हैं, और पीटीबीटी तो 1968 में आई, 63 में आई थी, हाँ पीटीबीटी पे हस्ताक्षर, पीटीबीटी 1963 में थी, एनपीटी 1968 में थी, तो पीटीबीटी 1963 में आई थी, वो तो पढ़ाई दिया ना आपको, अलग से लिखा दिया ना, पार्सल वो ट्रीटी थी ना, पार्सन बेल्ट ट्रीटी, तो वो पीटीबीटी वो 1963 में थी। ठीक है, चलिए लिखिए आप, सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, पार्शली टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, तो पहले आप लिखें जवाहरलाल नेहरू, और फिर सीटीबीटी कब आई, हाँ आई तो थी, अब आई कब ये पता नहीं हमें, 1996, हाँ लिखिए प्रथम प्रधानमंत्री, लिखाना हास्यास्पद है, लेकिन कईयों के रह जाएगा कि ये नहीं लिखा है प्रथम प्रधानमंत्री थे, लिख लीजिए प्रथम प्रधानमंत्री। लिखें सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, कोष्टक में लिख लीजिए 17 वर्ष, लगभग 17 वर्ष। फिर लिखें भारत के प्रथम विदेश मंत्री, फिर लिखें भारतीय विदेश नीति के जनक, भारतीय विदेश नीति के जनक,
फिर लिखें आदर्शवादी विदेश नीति। आदर्शवादी विदेश नीति मतलब इनकी नीति आदर्शवादी विदेश नीति थी। फिर अगली पंक्ति में लिखें पंचशील समझौता। इसमें लिखा देता हूं मैं आपको पंचशील समझौता। लिख लीजिए 29 अप्रैल 1954। 29 अप्रैल 1954। लेकिन यह समझौता भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई, सामने लिखा हुआ है, चाउ एन लाई के बीच चाउ एन लाई के बीच हुआ, जिसमें निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर सहमति हुई। निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर सहमति हुई। लिख लीजिए 5 बिंदु। 1 नंबर पे लिखें अनाक्रमण। ना कैसे भी सीरियल नंबर थोड़ा ना होते हैं कोई। अनाक्रमण। फिर लिखें हस्तक्षेप। पंचशील नाम इसलिए लिखा क्योंकि बौद्ध धर्म जुड़ा हुआ है ना दोनों का, पंचशील बौद्ध धर्म में है, तो उस तरीके से नाम रख लिया एक। अनाक्रमण, हस्तक्षेप, सम्मान, या इस सम्मान में लिखो तो संप्रभुता का सम्मान लिख लीजिए, पूरा लिखो तो संप्रभुता का सम्मान, चौथा पारस्परिक लाभ, और 5वां शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। 5वां लिख लीजिए। पीछे तक दिख तो रहा है? ठीक है। फिर लिखें आप गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन मैं केवल शॉर्ट में लिखा रहा हूं, सारी बात आप भारत की विदेश नीति में पढ़ चुके हैं, केवल शॉर्ट में लिखा रहा हूं, 2 4 5 लाइनों में लिखें। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत शीत युद्ध की परिस्थितियों में दो गुटों में बंटे हुए वैश्विक परिदृश्य में जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी दुनिया के नौ स्वतंत्र देशों के समक्ष तीसरी दुनिया क्या है भैया?
हाँ, थर्ड वर्ल्ड जिसमें एशिया, अफ्रीका और खासतौर से लैटिन अमेरिका के देश शामिल हैं। तीसरी दुनिया के 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष 9 स्वतंत्र देशों के समक्ष गुट निरपेक्षता का विकल्प रखा। गुट निरपेक्षता का तीसरा विकल्प रखा। गुट निरपेक्षता का तीसरा विकल्प रखा। लिखें, इस नीति के अनुसार इस नीति के अनुसार इस नीति के अनुसार दोनों ही गुटों से समान दूरी रखते हुए दोनों ही गुटों से समान दूरी रखते हुए हम अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेंगे। स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करेंगे। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहले ये लिख लीजिए इस आंदोलन में भारत के नेहरू, मिस्र के कर्नल नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टीटो, इंडोनेशिया के सुकर्ण, तथा घाना के सुकर्ण। नहीं समझ में आया? नासिर तो ये है बिना सिर का, और सुकर्ण ये है अच्छे कानों वाला। फिर घाना के एनक्रुमा, की केंद्रीय भूमिका रही। घाना के एनक्रुमा की केंद्रीय भूमिका रही। फिर लिखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 में युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। बेलग्रेड लिखा देता हूं मैं आपको। युगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ। ठीक है, फिर आगे लिखें, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में लिख लिया।
फिर लिख लीजिए भारत चीन युद्ध 1962। भारत चीन युद्ध 1962। ठीक है, फिर आगे क्या लिखेंगे? भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब हुई? 26 अक्टूबर 1962। 26 अक्टूबर 1962। और क्या लिखेंगे? पहला संविधान संशोधन हुआ, 7वां हुआ, वो तो संशोधन हम अलग से पढ़ेंगे ना, संविधान संशोधन कर लेंगे उसमें। फिर देखिए गोवा का भारत में विलय। गोवा का भारत में विलय 1961। यह लिखा था कि प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, तो लिख लीजिए प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। अब ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगले प्रधानमंत्री वो बनते हैं कौन? लाल बहादुर शास्त्री। आप अगर बीच में एक नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए गुलजारीलाल नंदा, लेकिन वो तो मैं एक साथ लिखा दूंगा दूसरी उसके बाद में, तो आप सीधे लिख लीजिए लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं। अब इस समय दिक्कत क्या हुई कि नेहरू की मृत्यु के बाद एक वैक्यूम आया। वैक्यूम इस सेंस में आया कि नेहरू के बाद में दूसरे स्तर के नेता कौन है, इस बात की नेहरू जब तक जीवित थे तब तक नेहरू ही सब कुछ थे, प्रभाव उनका इतना ज्यादा था। तो अब इनके बाद में प्रधानमंत्री कौन, ये बड़ा संकट है। तो मोरारजी देसाई अपना नाम आगे बढ़ा रहे थे कि प्रधानमंत्री मैं ही हूं दावेदार, लेकिन उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज। के कामराज ये चाह रहे थे कि प्रधानमंत्री कोई ऐसा व्यक्ति बने ताकि मैं अपने थोड़ा सा प्रभाव जमा सकूं, और अगर मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने तो इसकी संभावना कम है। तो के कामराज के हस्तक्षेप से लाल बहादुर शास्त्री का नाम आगे बढ़ा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री का प्रभाव मंत्रियों पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, सीधे सीधे से व्यक्ति थे, बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं था। तो यहां पर के कामराज किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। उस समय बड़ा संकट क्या था देश के सामने? एक संकट तो यह था कि अनाज का संकट था, शुरू से चला ही आ रहा था, बहुत ज्यादा कुछ था नहीं। तो अनाज का संकट था, तो नेहरू शास्त्री एक बार अमेरिका गए, और अमेरिका में जब उन्होंने देखा, अमेरिका से हम गेहूं आयात करते थे, उस समय की जनसंख्या कम थी और खेत बड़े थे, जमीन तो इतनी थी लेकिन खेत तो बड़े थे ही, लेकिन उत्पादन कम था, और इतना भी उत्पादन नहीं था कि हम केवल अपने लिए खाद्यान्न की उत्पत्ति कर सके, इतना भी नहीं था, हमें खाने के लिए भी दूसरे देशों से मंगाना पड़ता था। तो यहां से अमेरिका से वापस आकर शास्त्री ने पूरे देश से अपील की कि हमें क्या करना होगा, सप्ताह में एक समय का भोजन, हमें एक समय व्रत रखना है, सोमवार का दिन रखा था शायद, सप्ताह में एक समय पूरे देश को व्रत रखना है, उससे जो अनाज बचेगा उससे हम ठीक रहेगा। लेकिन ये परमानेंट इलाज तो नहीं था। वहां से फिर हरित क्रांति 1966-67 में जो शुरुआत हुई, स्वामीनाथन थे ना, वो एम स्वामीनाथन, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। वैसे पूरी दुनिया में देखें तब तो मेक्सिको के एक वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग, वो तो मेक्सिको के थे। भारत में इस हरित क्रांति के जनक एम स्वामीनाथन थे।
तो लाल बहादुर शास्त्री के समय में संकट पाकिस्तान इस टोह में था कि देखिए पाकिस्तान ने सोचा कि एक तो अनाज का संकट है इनके, है ही, चीन से हार ही चुके हैं अभी अभी, और अभी अभी नेहरू की मृत्यु हुई है, तीन तरफा संकट से जूझ रहा है भारत। तो ये अच्छा मौका है कि भारत को हराने का। तो पाकिस्तान ने अटैक किया गुजरात पर, कच्छ में, और भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। भारत पाक युद्ध हुआ 1965 का, और पाकिस्तान की सेना कच्छ में काफी अंदर तक आ गई थी, हम वहां पर कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। तब बाद में हमने अलग नीति अपनाते हुए दूसरा मोर्चा खोला उधर से, जम्मू कश्मीर की तरफ से, पंजाब की तरफ से, और वहां से होते हुए भारतीय सेना लाहौर तक चली गई, और वहां से पाकिस्तान बैकफुट पे आना शुरू हुआ। भारत ने ज्यादा हिस्सा रोक लिया था पाकिस्तान का, पाकिस्तान ने भी हालांकि गुजरात वाला हिस्सा कुछ अपने कब्जे में ले रखा था, लेकिन भारतीय सेना के अधीन ज्यादा हिस्सा आ गया था। तो यहां पर उस समय भारत के प्रधानमंत्री तो शास्त्री थे, पाकिस्तान में वहां के राष्ट्राध्यक्ष थे कर्नल अयूब खान। तो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने के लिए सोवियत संघ के विदेश मंत्री कोसिजिन, उनकी मध्यस्थता से एक समझौता होता है, ताशकंद समझौता। इनकी मध्यस्थता से ताशकंद समझौता हुआ, और ये ताशकंद कहां पे है जानते हैं आप? कहां पे? उस समय सोवियत संघ में था, आजकल कहां है? उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी का नाम है ताशकंद। तो ताशकंद में समझौता हुआ, और यह समझौता हुआ 4 जनवरी से शुरू हुआ, अंतिम हस्ताक्षर उसके 10 जनवरी 1966, ठीक है। और इस समझौते के जस्ट अगले दिन 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में ही उसी होटल में मृत पाए गए। यहां पे भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ, अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई वहां पे। वो डेथ कैसे हुई उसका कोई कारण का भी पता नहीं है, खैर जो भी है जैसे भी है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे प्रधानमंत्री और दूसरे ही प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई, ठीक है। फिर अब प्रधानमंत्री कौन? तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री फिर बनाए जाते हैं कौन? गुलजारी लाल नंदा। और ये 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे, नेहरू की मृत्यु के बाद भी और शास्त्री की मृत्यु के बाद भी। तो आप लाल बहादुर शास्त्री का नाम लिखें एक बार, लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 1966 लिखिए इसमें। भारत पाक युद्ध 1965, भारत पाक युद्ध 1965। फिर लिखें ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। इसमें लिख लें आप, यह समझौता सोवियत संघ के विदेश मंत्री कोसिजिन की मध्यस्थता से भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष जनरल अयूब खान के बीच हुआ।
लिखे अगली पंक्ति में, दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। दूसरे प्रधानमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। फिर आगे एक नाम लिख लीजिए, गुलजारीलाल नंदा। 3 नंबर मत लगाना, नाम लिख लीजिए गुलजारीलाल नंदा। लिखें, नेहरू और शास्त्री दोनों की ही मृत्यु के बाद गुलजारीलाल नंदा दोनों बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। फिर देखिए आगे, आगे प्रधानमंत्री बनती हैं इंदिरा गांधी। यहां इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनी, उसमें देखिए, उसमें भी के कामराज की भूमिका। फिर से मोरारजी देसाई को लगा कि दूसरा मौका जल्दी मिल गया, लेकिन के कामराज अभी भी सोच रहे थे कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाने से कुछ दिक्कतें हैं, तो इंदिरा गांधी का नाम आगे बढ़ाया गया। मोरारजी देसाई अब की बार अड़ गए, लेकिन के कामराज दूसरी बार किंग मेकर की भूमिका में। किंग मेकर कौन होता है जानते हैं आप? जो किंग से बड़ा होता है। कि उनको लगा कि ये इंदिरा गांधी है, ज्यादा बोलती बात तो है नहीं। उस समय एक शब्द था गूंगी गुड़िया, एक चलन में था शब्द गूंगी गुड़िया, तो उनको लगा ज्यादा बोलती तो है नहीं, तो इन्हीं को बना देते हैं और शासन हम करेंगे। प्रधानमंत्री कहने मात्र को ये रहेगी, करेगी वैसे जैसे हम कहेंगे। तो इसलिए इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है 1966 में 1977 तक। यहां देखिए 1966 में प्रधानमंत्री बनी। मैं एक बार लोकसभा के कार्यकाल को भी बता देता हूं आपको साथ साथ, ताकि आपकी थोड़ी सी ज्यादा स्थितियां क्लियर हो जाएं। पहली लोकसभा 1952 से 1957, दूसरी 1957 से 1962, तीसरी 1962 से 1967, और चौथी लोकसभा 1967 से 1971। वैसे 70 तक ही रही थी, 71 में नई लोकसभा आ गई थी फिर, और पांचवी लोकसभा 1971 से 1977। समझ रहे हैं आप? अब प्रधानमंत्री यहां बनी इंदिरा गांधी यहां तक, इसका मतलब यह है यहां बल्कि यहीं बन गई थी जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद। अब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद जब ये बनी, तब 1966 में बनी, 1967 में चुनाव होने वाले थे। मोरारजी देसाई अड़ गए कि प्रधानमंत्री मैं ही बनूंगा, लेकिन जैसे तैसे करके और के कामराज के हस्तक्षेप से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। मोरारजी देसाई को भी लगा कि 1967 में चुनाव होंगे, तब तक इंतजार करते हैं, तब हम बन जाएंगे। 1967 में चुनाव हुए, लेकिन फिर भी पुनः प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही बनती है और 1977 तक रही। मोरारजी देसाई को वित्त मंत्री बनाया गया और साथ में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। 1967 तक रहे वो। 1967 में कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने और अलग दल बना लिया, कांग्रेस ओ। समझ गए? उसके बाद में उन्होंने खूब जोर लगाया 1971 के चुनाव में, फिर से सरकार बनती है इंदिरा गांधी की, और 1977 में जाके फिर बाद में कांग्रेस के खिलाफ 5 दलों ने मिलकर एक दल बनाया, जनता पार्टी, और सरकार बनाई। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। फिर वो हम आगे बात करते हैं। पहले आप देखिए इंदिरा गांधी में सबसे पहली बात तो प्रथम महिला प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री, एक बात। दूसरी बात ये कि इंदिरा गांधी पहली ऐसी प्रधानमंत्री थी जो राज्यसभा से थी, पहली ऐसी प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थी। समझ रहे हैं आप? इंदिरा गांधी के काल में अगर आप बात करें शुरुआती बात चरण से ही,
तो आप पाएंगे कि इसमें 1969 में एक तरीके से उनका प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। 1966 से 1969 तक इंदिरा गांधी कोई प्रभावी प्रधानमंत्री नहीं थी। 1969 में वो अपने असली रूप में आना शुरू हुई। और 1969 में एक जो उनका सबसे बड़ा काम जो शुरुआत यहां से की, वो कौन सा? बैंकों का राष्ट्रीयकरण। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर 1971 में एक और काम जो उन्होंने किया, वो सोवियत संघ के साथ क्या की? सैनिक संधि की। सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि की। अब जब एक तरफ हम कह रहे हैं हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, एक तरफ आप किसी एक गुट से संधि कर रहे हैं, सैनिक संधि, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीति को उन्होंने ताक पर रख दिया कि यह जरूरी नहीं है, पहले राष्ट्र हित जरूरी है, राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी है। क्योंकि उनको पता था कि अब की बार अगर पाकिस्तान से कोई मामला हुआ, अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, पाकिस्तान की तरफ से आएगा। और अमेरिका से बचाव करने का एकमात्र तरीका हमारे पास क्या है? सोवियत संघ बचता है। तो इसलिए हमने सोवियत संघ के साथ संधि की। ठीक है। और 1971 में ही क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध होता है। कौन से वाला? बांग्लादेश वाला। भारत पाक युद्ध हुआ और बांग्लादेश का गठन अलग तरीके से हमने वो किया। फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ, जुलाई 1972 में। फिर आप बात करें तो 1974 में परमाणु परीक्षण किया। 1971 में जब ये हुआ था, उस समय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी हुई थी। 1955 में आंतरिक अशांति पे आपातकाल। 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे 25 जून 1975 को आपातकाल लगा। कई संविधान संशोधन किए, जिनमें कई संविधान संशोधन करके संविधान के ढांचे को बिगाड़ने की कोशिश भी की गई। तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल की बात है। और 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने आईना दिखाया और इंदिरा न केवल कांग्रेस हार गई, बल्कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपना चुनाव हार गई, अपनी सीट नहीं बचा पाई। ये सामान्य बात नहीं है। तो लिखिए आप इंदिरा गांधी। लिखें 1966 से 1977 प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। फिर लिखें प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थी, प्रथम प्रधानमंत्री जो राज्यसभा की सदस्य थी। फिर लिखें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। चौदह बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। फिर लिखें सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि 1971। सोवियत संघ के साथ सैनिक संधि 1971। फिर लिखें भारत पाक युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा बांग्लादेश निर्माण 1971। फिर लिखें शिमला समझौता 4 जुलाई 1972।
किस किस के बीच हुआ, तो लिख सकते हैं इंदिरा गांधी और डैश करके लिख लें जुल्फिकार अली भुट्टो। बोर्ड पे आप जुल्फिकार अली भुट्टो को ढूंढ रहे हैं, लिखूं? जरूरत नहीं है। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो कौन थे? बेनजीर भुट्टो के पिता। जिन्हें बाद में फांसी की सजा दी गई, जुल्फिकार अली भुट्टो। फिर देखिए, फिर लिखे प्रथम परमाणु परीक्षण, प्रथम परमाणु परीक्षण 1974, तारीख भी लिख लीजिए 18 मई 1974। प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974। फिर लिख लीजिए आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल, आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल 25 जून 1975। 25 जून 1975। चलिए एक बात और लिखिए। हाँ हाँ, वो 26वां संविधान संशोधन था ना। हाँ 71, वो 24वां 25वां 26 संविधान संशोधन तो कई हुए ना। हाँ लिखिए आगे। प्रथम प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए, प्रथम प्रधानमंत्री जो पद पर रहते हुए अपना चुनाव हार गई। अपना चुनाव हार गई। अगली लोकसभा देखिए 1977 से 1979, और प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? अगले प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। कब से कब तक? 1977 से 1979 तक। मोरारजी देसाई सबसे अधिक आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री। सबसे पहली बात तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई। दूसरी बात, सबसे अधिक आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री, लगभग 82 वर्ष। फिर मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। 1952 में ये जो बंबई प्रांत जिस समय था, आजकल का महाराष्ट्र, उसके मुख्यमंत्री रह चुके थे। मोरारजी देसाई 1977 में प्रधानमंत्री बने तो इनके कार्यकाल में देखिए उन्होंने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए, 2 उप मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री सॉरी, 2 उप प्रधानमंत्री बनाए 1979 में कुछ समय के लिए। एक तो बनाया चौधरी चरण सिंह को, एक बनाया जगजीवन राम को। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। फिर मोरारजी देसाई के कार्यकाल की और क्या बात, पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया, पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे ये मोरारजी देसाई। तो ये 3 4 5 बातें लिख लीजिए। ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जिन्हें भारत रत्न भी मिला हुआ है और निशाने पाकिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सम्मान, वो भी मिला हुआ है। चलिए खैर ये लिखाने लायक बात नहीं है, लिखें आप। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, हालांकि पहले कांग्रेस में ही थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, फिर लिखें
सबसे अधिक आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री। सबसे अधिक आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री। फिर लिखें, प्रथम प्रधानमंत्री जो पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, फिर लिखें, प्रथम प्रधानमंत्री, या एक मात्र भी लिख सकते हो उसमें, तो जिन्होंने एक साथ दो उप प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। दो उप प्रधानमंत्रियों को नियुक्त किया। दोनों प्रधानमंत्रियों के नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए। एक नंबर पर लिख लें चौधरी चरण सिंह और 2 नंबर पर लिखें जगजीवन राम। चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम। चलिए, एक चीज देखिए, और आपने एक नाम सुना होगा, असली गुट निरपेक्षता। असली गुट निरपेक्षता, विशुद्ध गुट निरपेक्षता या वास्तविक गुट निरपेक्षता, ये एक ही बात है। ये किसके काल में? मोरारजी देसाई के काल में। इस समय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उनके काल में ही इन्होंने कहा कि क्या है ये विदेश नीति। इन्होंने कहा कि देखिए, 1971 में आपने सोवियत संघ के साथ संधि करके अपनी विदेश नीति जो बैलेंस थी उसको एक तरफ झुका दिया है, वो झुक गई एक तरफ सोवियत संघ की तरफ। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि हम अमेरिका के साथ भी संबंध बनाएं, उतना ही अमेरिका की तरफ भी झुके। तो अमेरिका के साथ संबंध यहां पे कायम की गई, शुरुआत की गई। और अमेरिका जाते हैं भारत के विदेश मंत्री, तो अमेरिका के साथ संबंधों की शुरुआत होती है। ठीक है, ये असली गुट निरपेक्षता की विदेश नीति है। लिखें आप, असली गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। असली गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। फिर लिखें, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। फिर देखिए, अगले प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। और ये कब से कब तक रहे? 1979 से 1980। सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, अगर आप किसी एक व्यक्ति के रूप में देखें, एक टर्म में नहीं, एक टर्म में बात करेंगे तब तो अटल बिहारी वाजपेयी है, वो 13 दिन। लेकिन एक व्यक्ति के रूप में देखें तो सबसे कम कार्यकाल इनका रहा। और एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री के रूप में कभी लोकसभा का सामना जिन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो ये आपके चौधरी चरण सिंह। लिखें, व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री पद पर न्यूनतम कार्यकाल। व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री पद पर न्यूनतम कार्यकाल। फिर लिखें,
एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। कभी लोकसभा का सामना नहीं किया। लोकसभा का सामना नहीं किया। फिर लिखें, चौधरी चरण सिंह के बाद और यहां लोकसभा की बात करें तो 1900 कौन सी लोकसभा की बात कर चुके थे यहां? 6। 7वीं लोकसभा 1980 से 1984, सॉरी यहां लिखें 7वीं लोकसभा 1980 से 1984। और यहां प्रधानमंत्री कौन बनी? इंदिरा गांधी। 1980 से 1984। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है और इंदिरा गांधी के इस टर्म में क्या हुआ? एक तो यह हुआ कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन हुआ दिल्ली में 1983 में। एक आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो पंजाब में जो आतंकवाद था उसको समाप्त करने के लिए, और उसी के परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1984 को। ठीक है, तो लिखें आप इसमें, लिखें गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन डैश करके लिख लीजिए 1983 और कोष्टक में लिख लीजिए नई दिल्ली। नई दिल्ली। फिर लिखें ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार लिखें पंजाब में आतंकवाद का दमन करने हेतु, ये लिख लीजिए आगे बस, पंजाब में आतंकवाद का दमन करने हेतु। फिर लिख लीजिए अगली पंक्ति में, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारकर हत्या कर दी गई। आगे प्रधानमंत्री बनते हैं राजीव गांधी। 1984 से 1989 और यहां अगली लोकसभा 1984 से 1989। तो देखिए राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, सबसे युवा प्रधानमंत्री बात करें तो सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री मतलब। और राजीव गांधी के समय में आप अगर कार्यकाल में क्या क्या हुआ है तो एक तो देखिए फैक्ट ये ध्यान रखें, इन चुनावों में कांग्रेस को 415 सीटें मिली और किसी लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें किसी एक ही दल को मिलने का रिकॉर्ड आज तक है। 415 सीटें एक ही दल को।
कांग्रेस को। इनके समय में बोफोर्स तोप घोटाला का मामला खासतौर से, ये खासतौर से यार एक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एक सार्क की बात कर लीजिए आप। सार्क का गठन हुआ, दक्षेश, जिसको आप हिंदी में दक्षेश कहते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, और यह होता है 1985 में। दिसंबर 1985 में सार्क की स्थापना की गई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, जिसमें कितने देश उस समय 7 सदस्य देश थे। तो सार्क की स्थापना राजीव गांधी के समय में, आपने पढ़ा ही होगा ना। फिर देखिए राजीव गांधी के बाद, राजीव गांधी के कार्यकाल में एक और कोलंबो समझौता, और कोलंबो समझौता हुआ 1987 में। यह समझौता राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच था। भारत की तरफ से राजीव गांधी और श्रीलंका की तरफ से जयवर्धने। महिला जयवर्धने नहीं थे, श्रीलंका के राष्ट्रपति जयवर्धने, उनके बीच में समझौता हुआ। और भारत और श्रीलंका के संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, रामायण काल से लेकर आज तक कभी अच्छे नहीं रहे, दोनों हमेशा विरोधी रहे। और आज़ादी के बाद में विरोधी होने की मूल जो दिक्कत थी वो तमिल समस्या थी। तमिल जो मूलतः भारत के रहने वाले और श्रीलंका में जाके रह गए, और श्रीलंका ने आज़ादी के बाद उनकी नागरिकता से संबंधित कई प्रश्न उठे, और तमिल लोगों द्वारा शुरुआत में जो मांगी की गई, भारत सरकार लगातार दबाव बनाती रही श्रीलंका पे कि तमिलों को अधिकार दिए जाएं। श्रीलंका सरकार ने कहा कि हमारा आंतरिक मामला में आपको क्या मतलब है। और फिर तमिल लोगों ने एक संगठन बनाया, उग्र संगठन लिट्टे। उस लिट्टे का दमन करने के लिए राजीव गांधी जयवर्धने समझौता हुआ, और भारत सरकार ने सैनिक सहायता देने की यहां समझौता कर लिया, और उसके तहत एक समझौता सैनिक सहायता के लिए IPKF अभियान चलाया गया। IPKF अभियान, श्रीलंका में IPKF अभियान, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और इस अभियान के तहत हालांकि बहुत सारे रक्षा विशेषज्ञों ने इसकी खूब आलोचना की, क्योंकि लिट्टे तमिलों का हितों का संरक्षण करता है। तमिल लोग मूलतः भारतीय, हम भारत की सेना भेज रहे हैं तो भारत के लोग लड़ रहे हैं, श्रीलंका को तो हर मामले में हर तरीके से लाभ है इससे। तो इस तरीके से इस मामले को लेकर VP सिंह ने माहौल बनाया पूरे देश में। और 1989 के चुनाव में राजीव गांधी, कांग्रेस, हालांकि सबसे ज़्यादा सीटें मिली कांग्रेस को 195 सीटें, लेकिन विरोधी दोनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा सरकार बनाई और VP सिंह प्रधानमंत्री बने फिर 1989 में। तो ये राजीव गांधी के समय की कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। और इसी समझौते के परिणाम स्वरूप लास्ट आगे जाके 1991 में, फिर बाद में ध्यान रखना, 1991 में जब चुनाव प्रचार हो रहा था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे इस बार कांग्रेस की ओर से। वो तमिलनाडु के पेरम्बदूर नामक शहर में चुनावी रैली में उनके ऊपर आत्मघाती हमला हुआ और उनकी डेथ हो गई वहां पे, ठीक है। तो लेकिन ध्यान रखें वो प्रधानमंत्री थे नहीं, उस समय प्रधानमंत्री पद पर नहीं थे, 1989 तक थे ये तो प्रधानमंत्री। तो वो उनकी डेथ 1991 में हुई, ये ध्यान रखना है। तो लेकिन राजीव गांधी 1984 से 1989। लिखिए, सबसे कम आयु में बनने वाले प्रधानमंत्री, आज ट्रैफिक ज्यादा नहीं है थोड़ी। लोकसभा में, अगली पंक्ति में लिखें, लोकसभा में सबसे प्रचंड बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री। सबसे प्रचंड बहुमत प्राप्त करने वाले प्रधानमंत्री, और कोष्टक में लिखना 415 सीटें।
फिर लिखें सार्क की स्थापना, सार्क SAARC, इसका नाम पूरा तो याद है क्या आपको? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्क की स्थापना। लिख लें 1985 और कोष्टक में लिख लें ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहां पे। फिर लिखें कोलंबो समझौता 1987। लिख लें यह समझौता राजीव गांधी और जयवर्धने के बीच तमिल समस्या को लेकर हुआ। तमिल समस्या को लेकर हुआ, जिसमें भारत ने लिट्टे के दमन हेतु श्रीलंका में सैनिक सहायता देने का समझौता किया। सैनिक सहायता देने का समझौता किया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे प्रधानमंत्री बनते हैं, आगे चुनाव होते हैं और 1989 से 1990 और प्रधानमंत्री कौन बने? विश्वनाथ प्रताप सिंह। वीपी सिंह। ये भी मुख्यमंत्री रहे थे पहले। चौधरी चरण सिंह भी मुख्यमंत्री रहे थे यूपी के। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी, हम लिख लेंगे इसको लास्ट में एक साथ ही। ऐसे प्रधानमंत्री जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे वो लिख लेंगे हम सारे एक साथ। विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे 1989 से 1990। और लोकसभा कौन सी? नौवीं लोकसभा 1989 से 1991। ठीक है। अब विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। लिख लीजिए, पहले प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ। अगले प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, 1990 से 1991। ठीक है। अगले प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, 1991 से 1996। उदारीकरण की नीति 1991 में यहां अपनाई गई। आर्थिक उदारीकरण की नीति। वित्त मंत्री कौन थे इस समय? मनमोहन सिंह। आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है
एक संकट, आर्थिक संकट आया, उस संकट से उस आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से उससे उस समस्या का समाधान किया गया। इन्हीं के समय में 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, पंचायती राज को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और इन्हीं के समय में और क्या हुआ, बस इतना बहुत है, लिख लीजिए। पीवी नरसिम्हा राव, आर्थिक उदारीकरण की नीति, आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई गई 1951 में। फिर लिखें अगली पंक्ति में, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, पंचायती राज और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा। संवैधानिक दर्जा। फिर देखिए यहां 10वीं लोकसभा आ गई 1991 से 1996। फिर पीवी नरसिम्हा राव के बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, उन्नीस सौ 96 में केवल कितने दिन, 13 दिन के प्रधानमंत्री। तो लिखें इसमें एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री। एक अवधि में या एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री। फिर कौन प्रधानमंत्री बने, एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 1997। सीटीबीटी पर साइन करने से मना कर दिया, नहीं करेंगे साइन। एच.डी. देवेगौड़ा ने किया था, तो लिखें एच.डी. देवेगौड़ा 1996 से 1997। लेकिन इन्होंने सीटीबीटी को स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। सीटीबीटी को स्वीकृत करने से इनकार कर दिया। फिर इंद्र कुमार गुजराल 1997 से 1998। ठीक है, अगले प्रधानमंत्री फिर बनते हैं कौन, फिर से अटल बिहारी वाजपेयी। उन्नीस सौ 1998 से 2004 तक। और यहां लोकसभा के चुनाव देखिए, अगली लोकसभा के चुनाव 1996 से 1998, फिर 1998 से 1999, और फिर 13वीं लोकसभा 1999 से 2004। अटल बिहारी वाजपेयी यहां प्रधानमंत्री बने। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में परमाणु परीक्षण, पहली बात 5 परमाणु परीक्षण किए, 11 मई को और 13 मई को। तो एक तो ध्यान रखें परमाणु परीक्षण। फिर देखिए कारगिल संकट आया, उससे पहले लाहौर बस यात्रा शुरू की थी, आपको पता हो तो, लाहौर बस यात्रा। फिर कारगिल संकट 1999 में। फिर अगर और इसमें देखें तो 2002 में एक बहुत महत्वपूर्ण योजना शुरू की एक, और वो कौन सी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसने ग्रामीण क्षेत्र की खासतौर से कायाकल्प कर दी। ये कुछ कार्य हैं, ये लिखें आप। संसद पे हमला इसी कार्यकाल में हुआ 2001 में, 13 दिसंबर 2001। हाँ लिखें। परमाणु परीक्षण, 5 परमाणु परीक्षण लिख लीजिए, चाहे 5 परमाणु परीक्षण, और डेट लिख लीजिए 11 मई 13 मई 1998। फिर लिखें लाहौर बस यात्रा, एक बस सेवा शुरू की गई भारत और पाकिस्तान के बीच में, लाहौर से, अमृतसर से लाहौर। खुद प्रधानमंत्री बस में बैठ के गए, बड़ी बात थी ये। फिर लिखें आप कारगिल संकट 1999, कारगिल संकट 1999। और फिर लिखें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए अगले प्रधानमंत्री देखते हैं। चौदहवीं यहां पर विधानसभा लोकसभा 2004 से 2009, 15वीं लोकसभा 2009 से 2014। और यहां प्रधानमंत्री कौन बने? मनमोहन सिंह, 2004 से 2014। इनके कार्यकाल की बात करें तो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में एक बात तो 2004 से 14 में, 2005 में आरटीआई एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। फिर नरेगा योजना 2006 में, 2 फरवरी 2006 की थी शायद। फिर आपके आरटीई एक्ट, अच्छा 2006 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौता हुआ था ना, 1, 2, 3 समझौता जिसको कहते हैं आप, हाँ 2006 से शुरू हो गया था वो। फिर देखिए आरटीई, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। और 2010 में आया था ना खाद्य सुरक्षा अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रमंडलीय खेलों का आयोजन 2010। तो ये लिख लीजिए आप, इतना बहुत है बस। आरटीआई 2005, नरेगा 2006, आरटीई 2009 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2010। फिर अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और यहां पे 16वीं लोकसभा 2014 से 2019 और 2017वीं लोकसभा 2019 से निरंतर। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 2014 से निरंतर। तो देखिए इसमें 2014 से प्रधानमंत्री बने, संविधान संशोधन 99वां, संविधान संशोधन 100वां वगैरह वो हुए। बांग्लादेश के साथ सीमा समझौता हुआ, 100वां संविधान संशोधन जो हुआ, क्या हुआ? पीएनबी गलियारा,
अच्छा, 3 बीघा गलियारा, हाँ वो भारत बांग्लादेश के बीच में वो है। हाँ देखिए, नरेंद्र मोदी के समय में भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता, एक लंबे समय से चल रहा विवाद समाप्त हुआ 2015 में। 2016 में विमुद्रीकरण जिसको आप कहते हैं, डिमोनेटाइजेशन, 8 तारीख को हुआ, 8 नवंबर, नहीं 9 नवंबर से, 9 नवंबर, 8 नवंबर को तो घोषणा हुई थी 8 बजे मित्रों, 9 नवंबर से शुरू हुआ था वो, ये ध्यान रखना है, 8 नवंबर से नहीं हुआ था। 2016 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हुए। और फिर देखिए पहले पड़ोस की नीति, हाँ ठीक है, इसके तहत पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे करने की कोशिश की गई। फिर इसके अलावा कश्मीर, जम्मू कश्मीर, मतलब धारा 370 समाप्ति है, लिख लीजिए आप, अनुच्छेद 370 समाप्त किया। और हाँ ये लिख लीजिए बस इतना। हाँ 35A तो वैसे है ही नहीं ना, वो तो अलग मामला है। ठीक है, इस तरीके से अब तक के भारत के प्रधानमंत्री। अब देखिए प्रधानमंत्री में एक चीज और फैक्ट पूछी जा सकती है, लिखे ही नहीं, लिख लीजिए। अब देखिए भारत के ऐसे प्रधानमंत्री, ऐसे पीएम जो मुख्यमंत्री भी रहे, उनमें सबसे पहले ऐसे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, और कहां के, बंबई प्रांत। फिर चौधरी चरण सिंह, कहां से, उत्तर प्रदेश। फिर तीसरे विश्वनाथ प्रताप सिंह, कहां से, उत्तर प्रदेश। फिर पीवी नरसिम्हा राव, कहां से, आंध्र प्रदेश। फिर एचडी देवेगौड़ा, कहां से, कर्नाटक। फिर नरेंद्र मोदी, कहां से, गुजरात से। देखिए उप प्रधानमंत्री, पूरे संविधान में उप प्रधानमंत्री पद का कोई उल्लेख नहीं किया गया है कहीं भी, लेकिन फिर भी समय समय पर हमारे यहां उप प्रधानमंत्री बनाए जाते रहे, और उसके अलग अलग वजह से बनाए जाते रहे। जब प्रधानमंत्री ताकतवर होता है तब उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की वजह यह है कि वो ऐसा व्यक्ति एक और है जो जो भी प्रभावी है। कई बार प्रधानमंत्री कमजोर होता है तब उप प्रधानमंत्री बना दिए जाते हैं। तो कई वजह है उप प्रधानमंत्री बनाए जाने की। उप प्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री होता है, संविधान में कोई जिक्र नहीं है इसका, तो लिखिए आप, पहले हेडिंग डालिए उप प्रधानमंत्री, लिखिए उप प्रधानमंत्री पद का संविधान में
कोई उल्लेख नहीं किया गया है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी समय समय पर उप प्रधानमंत्री बनाए जाते रहे हैं। उप प्रधानमंत्री बनाए जाते रहे हैं। लेकिन उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री होता है। लिख लीजिए साथ में, देखिए कौन कौन से उप प्रधानमंत्री अब तक के हैं। 1947 से 1950 और इनके किसके समय में? जवाहरलाल, प्रधानमंत्री इस समय जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। दूसरे उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, 1967 से 1969। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। फिर देखिए चौधरी चरण सिंह, और साथ में बने जगजीवन राम। दो लोग एक साथ, और ये रहे कब से कब तक? 1979 में कुछ समय के लिए रहे। और प्रधानमंत्री कौन? मोरारजी देसाई। फिर अगले उप प्रधानमंत्री वो बने वाई चौहान। और ये रहे 1979 से 1980। किसके समय में? चौधरी चरण सिंह। फिर चौधरी देवीलाल। ये रहे 1989 से 90। प्रधानमंत्री वीपी सिंह। फिर से चौधरी देवीलाल। उन्नीस सौ 90 से 91। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। फिर देखिए लाल कृष्ण आडवाणी। उन्नीस सौ 2002 से 2004। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं।